Hello friends, today I am going to discuss on the third passage of the poem Prostic of Robert Browning. It is said that Robert Browning was a poet laureate. राज कवि का दर्जा रॉबर्ट ब्राउनिंग को मिला था. This poem Prostic has been written in the death of his wife's age 1861. It is the time of his wife's death. So this poem has been written in 1864. In the age of his wife's death, this poem has been considered by Robert Browning in 1864. So, going on this poem, we have reached in the third passage, and third passage which is related to the last view of the poet. It is written in the poem, it is written in the third passage. Third passage is, for the sudden the worst turns the best of the brave, and black minutes end, and the elements rage, the fight voices that rave, shall dwindle, shall blend, shall change, shall become, first a peace, then a joy, then a light, then thy breast. O thou soul of my soul, I shall clasp thee again, and with God be the rest. The poet Robert Browning is saying to his lovingly wife, he should, means who are brave. In this passage, according to the passage, he says, who are brave. The brave should change a bad circumstances into good circumstances. Means जो बहादुर लोग होते हैं वे अपने खराब समय को, अपनी खराब परिस्थितियों को अपनी बहादुरी के द्वारा संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए, उसके खिलाफ जाते हुए, जैसे कि माउंटेन क्लाइंबिंग हो रही है तो अपनी यात्रा को पूरा करते समय वे कभी निराश नहीं होते हैं. अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार से उसने बताया कि जो प्रोस्टिक नाम की कविता है उसका तात्पर्य होता है टू गो फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ना. अर्थात पीछे की चीज़ों में, पीछे की परिस्थितियों में न जाने के मूड को, न जाने की परिस्थितियों को, न जाने के मूड को टू गो फॉरवर्ड कहा जाता है. इट इज ए लैटिन वर्ड टू गो फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ना या किसी चुनौती को पीछे न हटते हुए स्वीकार करना. तो कवि के कहने का तात्पर्य होगा, द पोएट मीन्स टू से दैट ए ब्रेव man should change the bad times into the good times, or into the good things, or a brave can easily change a bad things into a good things. I am sorry. And black minutes ends. It means it is very clear. A black minute ends मतलब कि खराब परिस्थितियों का वो अंत कर देते हैं. जो खराब परिस्थितियां हैं उनको क्या कर देते हैं, उनका वो अंत कर देते हैं
और अर्थात उन खराब परिस्थितियों को, वातावरण को, माहौल को वो अच्छे वातावरण में, अच्छे मिनट्स में चेंज कर देते हैं, अच्छे समय में परिवर्तित कर देते हैं। फॉर द सडन द वर्स्ट टर्म्स द बेस्ट ऑफ द ब्रेव, मतलब कि बहादुरों द्वारा साहस पूर्वक या साहस के साथ लड़ते हुए खराब वस्तुओं को, खराब चीज़ों को अच्छी चीज़ों में बदला जा सकता है, अर्थात वो बदल सकते हैं। मीन्स द माउंटेनियर हु इज ए स्किल्ड माउंटेनियर ही डज नॉट वांट टू सी इन बैक साइड, व्हाई ही हैज ए एम टू गेट द गोल ऑफ हिज लाइफ, उसे अपने जीवन के अंतिम उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है, इसलिए वो कभी पीछे नहीं देखता है। एंड द एलिमेंट्स रेज द फाइड वॉइसेस दैट रेव, एंड द एलिमेंट्स रेज मतलब सीधे सीधे इसका अर्थ है एंड द एलिमेंट्स रेज, जो उसमें इस प्रकार के तत्व हैं, मतलब जिनमें क्रोध हो, जिनमें कुछ कमी हो, अर्थात जो क्रोध भरा हुआ माहौल है उसको वे अच्छे माहौल में परिवर्तन कर सकते हैं। कौन? जो अपने क्या कहते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति क्या कहते हैं कि वो होते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह नहीं होते हैं। एंड द फाइड वॉइसेस दैट रेव सेल डिंडल, और जो अपने उस खराब परिस्थितियों को बदल करके, उसको समाप्त करके, उसको उसमें नए सृजन ला करके, उसमें नया सृजन पैदा करके, अच्छे माहौल पैदा करके, उसको खराब वस्तुओं को अच्छी वस्तु में बदल देते हैं। सेल ब्लेंड मीन्स होता है फेस, सामना करना। ब्लेंड मीन्स होता है सामना करना। यहाँ सामना करने का मतलब होता है कि खराब परिस्थितियों को, खराब वस्तुओं को, खराब चीज़ों को, खराब वातावरण को अच्छे वातावरण में बदलना। सेल चेंज, सेल बिकम फर्स्ट ए पीस, देन ए जॉय, देन ए लाइट। वे खराब वातावरण को, खराब वस्तुओं को, खराब चीज़ों को अच्छी चीज़ों में बदल सकते हैं। अच्छी चीज़ों में बदलने के पश्चात वह उसमें आशा और नई किरण भरने का काम करते हैं। देन दाई ब्रेस्ट, और तब उसको स्वीकार करते हैं, तब उसको स्वीकार करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो पीछे नहीं देखते हैं, पीछे मुड़ कर के नहीं देखना चाहते हैं, उनके सामने किसी भी प्रकार की खराब परिस्थितियां हो, खराब यात्रा हो, खराब लोग हों, शत्रु क्यों न हो, उससे जो है उसको अच्छे माहौल में ढाल करके उसको, उसके साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं, अर्थात उस परिस्थितियों को, उस यात्रा को चलने के लायक, चलने के लिए तैयार कर लेते हैं और अपनी मंजिल की तरफ हमेशा हमेशा बढ़ते चले जाते रहते हैं। जिस प्रकार से एक जो पर्वतारोही है, पर्वतारोहण करने वाला जो व्यक्ति होता है, पर्वत पर चढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है, वो कभी भी पीछे हट के नहीं देखता। पीछे हट करके देखेगा तो उसको निराशा ही निराशा दिखाई पड़ती है, या इतने बड़े भयावह खाई दिखाई पड़ेगी, इतने बड़े भयावह खतरा दिखाई पड़ेगा कि वह जो है अपने यात्रा को, अपने जीवन रूपी यात्रा को वो त्याग करके पीछे की तरफ चला जाएगा और निराशा भरा उसका जीवन हो जाएगा, अर्थात वो जो है महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं हो पाएगा। आगे की तरफ वो आगे बताता है, ओ दाउ सोल ऑफ माई सोल, ही इज सेइंग टू हिज लविंगली वाइफ, आई एम सॉरी, ही इज सेइंग टू हिज वाइफ, ही इज विलोव्ड, ओ दाउ सोल ऑफ माई सोल। वह कहता है कि जो तुम्हारी आत्मा है वही मेरी भी आत्मा है। उसकी पत्नी जब मर गई, उसकी जो वाइफ थी जब वो मर गई, तो वह उसके मरे हुए समय में न जा करके उसको क्या कहते हैं, प्रसन्नता पूर्वक उससे ये कहा, उसके अपने मन में ये विचार रखा कि हम आकर के तुमसे स्वर्ग में पुनः मिलेंगे। यदि वह उसकी मृत्यु पर शोक करता, वह उसकी मृत्यु पर व्यथा में हो जाता, तो वह आगे की तरफ न बढ़ता, और यह जो कविता है वो आशावादी कविता न होकर के निराशावादी कविता होती, और टू गो फॉरवर्ड इसका तात्पर्य न होकर के टू गो बैक मतलब पीछे जाना इसका तात्पर्य हो जाता। इसलिए रॉबर्ट ब्राउनिंग जो कवि है ये एक रिलीजियस फेथ का कवि है, मतलब कि धार्मिक प्रवृत्ति इसके अंदर है। क्योंकि जिस समय विक्टोरियन एज प्रारंभ हो रही थी, जिस समय विक्टोरियन एज में यह कविता लिख रहा था, और ये एक राजकवि के रूप में इसको जब दर्जा मिला, तो ये उस समय जो है साइंटिफिक एज जो था वो
पदार्पण कर रहा था, और जो रिलीजियस फेथ अर्थात जो धार्मिक विचारधारा था, मतलब कि धार्मिक विचारधारा के जो वातावरण थे वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। इसलिए इसने जो है इस आशावादी विचार को व्यक्त करते हुए कहता है, ओ दाउ सोल ऑफ माई सोल, हर सोल इज सेम एज हिज सोल, उसकी आत्मा वैसे ही है जिसकी उसकी जैसे उसकी पत्नी की आत्मा है। आई शैल क्लैश दी अगेन, ये कहता है कि ही विल ट्राई टू मीट हर इन द हेवन बाई डिसगार्डिंग ऑल द थिंग्स विच हैज टू फेस बाई हिम, so these things will keep before the God, then try to meet her in the heaven and with God be rest। और ये कहता है कि मैं उन सभी वस्तुओं को ईश्वर के पास छोड़ दूंगा जिससे क्रोध पैदा होता है, जिसमें आलस पैदा होती है, जिसमें कायरता पैदा होती है, या वे वस्तुएं जिससे आदमी भयभीत होता है, उन सारी वस्तुओं को मैं ईश्वर के पास छोड़ दूंगा, ईश्वर के पास छोड़ करके और मैं आपसे स्वर्ग में पुनः मिलूंगा। यहाँ कविता के इस थर्ड पैसेज का जो तात्पर्य है वह यह है कि हर व्यक्ति को आशावादी होते हुए प्रत्येक जो खराब वस्तुएं हैं, प्रत्येक जो खराब लोग हैं, उनसे फ्रेंडली बिहेव करके उनके साथ इनमीज बिहेव नहीं करना चाहिए, शत्रुता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, और उनके कैरेक्टर को, उनके नेचर को बदल देना चाहिए। जब आप बदल देंगे तो आप अच्छे माने जाएंगे। इस प्रकार से कवि जो है इस तीसरे पैसेज का अर्थ बताते हुए, अर्थ स्पष्ट करते हुए ये बताता है कि यह जो कविता है ये आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, पीछे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती है। जैसा कि उसकी पत्नी की मृत्यु 1861 में हुई थी और कविता का जो सृजन है वो 1864 ईस्वी में हुआ था, जबकि इस कविता को उसी की याद में, प्रास्तिक जो पोएट है उसी की याद में संकलित किया गया है, कवि द्वारा लिखा गया था। और इसमें थर्ड पैसेज में आपको बताया गया कि कवि ये कहता है कि आपकी आत्मा हमारी आत्मा बराबर है, हम पुनः आपसे, अपनी पत्नी के लिए कहता है कि आकर के जो है स्वर्ग में मिलेंगे और सारी बुराइयों को जो है ईश्वर के पास छोड़ करके आएंगे। आफ्टर दिस, इसके बाद वी शैल डिस्कस ऑफ ए पोयम which poem has been written by Matthew Arnold, and the poem named is Dover Beach. Dover, it is a kind of place which is a seashore, जो एक समुद्र तटीय किनारा है, उसी का नाम है डोवर बीच। The poet is standing there and he is hoping, वो आशा कर रहा है, he hopes to see his beloved, his wife from a window. He wants to he says to her, वो अपनी पत्नी से कहता है कि आप जो है मुझे इसी खिड़की से, जहाँ जिस किनारे पर वह खड़ा हुआ है, उसी खिड़की से उस समुद्र तट के किनारे जो जगह है जहाँ पर वो कभी खड़ा हुआ है, उस किनारे को उसकी खिड़की से, जहाँ पर वह रह रही हो, उससे वहाँ उससे उसको देखे, मतलब उससे उस खिड़की से मतलब कि मैथ्यू आर्नाल्ड को, उसकी जो पत्नी है, उसकी जो प्रेमिका है, वो उसको देखे। इसके पहले आफ्टर दिस आई वांट टू डिस्कस ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द पोएट, और हम आपको थोड़ा सा मैथ्यू आर्नाल्ड जो कवि है, जो एक कवि है, वो जो इसको डोवर बीच नामक कविता को लिखा है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। इसके बाद मैं पोएट पर डिस्कस करूँगा। इट इज सेड दैट मैथ्यू आर्नाल्ड वाज आल्सो ए क्रिटिक पोएट। ही वाज born in 1822 in the age of Victoria. It is said that
The Victorian era or the Victorian age is consisting is relating 1837 to 1901। 1837 से 1901 के जो 1837 से 1901 का जो समय था वो विक्टोरियन इरा कहा जाता है, विक्टोरियन एज कहा जाता है। उसी बीच का ये भी कवि है मैथ्यू आर्नाल्ड। मैथ्यू आर्नाल्ड वाज बॉर्न इन 1822 and died in 1888 at the age of 66। मैथ्यू आर्नाल्ड के बारे में बताया जाता है कि उसकी उम्र जो है 66 वर्ष की रही। 66 वर्ष में ही उसकी लीला समाप्त हो गई। वो 1822 ईस्वी में पैदा हुआ और 1888 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। आई से दैट his date of birth is 1822 and the date of his death is 1888। He was the son of Dr. Arnold। It is found that his father's name has found by reading by his हिस्ट्री ऑफ लाइफ। उसके जीवन का इतिहास पढ़ने से उसके पिताजी का नाम पाया गया, बताया जाता है। ही वॉज द सन ऑफ डॉक्टर आर्नोल्ड। वो डॉक्टर आर्नोल्ड का पुत्र था। मैथ्यू आर्नोल्ड वॉज द डॉटर ऑफ डॉक्टर आर्नोल्ड हु वॉज द हेड मास्टर ऑफ द रवि स्कूल। वो रवि स्कूल नाम मतलब उनके गांव में एक रवि नाम का एक स्कूल था, उस क्षेत्र का स्कूल रहा होगा, उसके वो हेड मास्टर रहे। ही वॉज a headmaster of a primary school। Its name is Ravi School। It is said that Arnold was fashionable in dress and careless in manner। It is said that he was also living in careless manner। The meaning of careless, it means who is not alert for his duty, who is not alert for his work, and who does not want to perform his work is called also careless। He was careless। It is said that his life is full of careless, means he does not like to perform his duty, he does not like to go on his duty। And Arnold was also fashionable in dress, so he likes, it means he likes a good dress, or he was very he likes very good fashion in dress, or his dress was also very fine। So Matthew Arnold was fashionable in dress। उनका जो पहनावा था, उनका जो पोशाक था वो बहुत अच्छा था। इससे ये लगता था कि जो मैथ्यू आर्नाल्ड हैं वे पोशाक के प्रति, पहनावे के प्रति, अपने ड्रेस के प्रति बहुत ही शौकीन थे। लेकिन जो उनका तरीका था, व्यवहार करने का तरीका, जीवन जीने का तरीका, द स्टाइल ऑफ लिविंग लाइफ, द स्टाइल ऑफ डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, the style of perform any kind of work is very careless। It is said that he married Miss Lucy Whiteman। It is the name of his wife with whom he married। Matthew Arnold married with Miss Lucy Whiteman, the daughter of the judge। She was the daughter of judge, means his wife was a lovingly daughter of judge। उनकी जो पत्नी थी वो एक न्यायाधीश की, न्यायमूर्ति की पत्नी थी। अर्थात उनका जो विवाह हुआ था मिस लूसी के साथ, वो एक संभ्रांत परिवार की लड़की थी। वो एक संभ्रांत परिवार से उसका रिलेशन था। आगे बताया जाता है उनके जीवन के बारे में बताते हुए ये देखा जाता है। Arnold received the degree LLB from Oxford and Edinburgh।
He also obtained, he acquired the degree of LLB. It is called nowadays Bachelor of Laws. मतलब विधि की जो डिग्री थी, अर्थात वो जो मैथ्यू आर्नल्ड थे वो एक विधिवक्ता भी रहे हैं, क्योंकि उनके लाइफ को देखने से ये लगता है कि उन्होंने LLB की डिग्री भी हासिल की थी, अर्थात वे एक विधिवक्ता के रूप में भी रहे होंगे। अर्थात उनकी जो जानकारी थी, उनका जो स्कोप ऑफ लर्निंग था, इट वाज वेरी ब्रॉड, वो बहुत चौड़ा था। He was also the poet of Victorian era. It is said, I have told about it before. He was related to the poet the age of Victorian era, which is past 1837 to 1901. It is said that he was the poet of Victorian era. वो भी विक्टोरियन एज के, जब विक्टोरियन युग चल रहा था उसी समय के वो भी कवि कहे गए। अर्थात मैथ्यू आर्नल्ड भी विक्टोरियन एज के ही कवि माने जाते हैं और हैं भी। ही वॉज आल्सो द ग्रेटेस्ट इलेजिक पोएट ऑफ विक्टोरियन इरा। उनको ही वॉज आल्सो the poet of Victorian age. He was the greatest elegiac poet, means वो एक महान इलेजिक पोएट, मतलब शोक गीत लिखने वालों में एक महान कवि माने जाते हैं ये विक्टोरियन एज के। अर्थात वो विक्टोरियन एज के मैथ्यू आर्नल्ड वाज द ग्रेटेस्ट इलेजिक पोएट ऑफ विक्टोरियन एज, अर्थात विक्टोरियन एज के वो शोक गीत के एक महान कवि थे। ही वॉज ए क्रिटिक एंड प्रॉफिट। इट इज सेड दैट ही वॉज आल्सो क्रिटिक। ही लाइक टू रीच द एंड ऑफ एनी स्टोरी, द अबाउट द स्टोरी वेयर इट स्टार्ट एंड वेयर इट एंड्स। जहाँ वो कहानी समाप्त होती है, जहाँ पर वो कहानी शुरू होती है, वो दोनों चीज़ों को, दोनों पहलुओं पर वो विचार करने वाले कवि थे। इसीलिए उनको एक आलोचक कवि कहा जाता है। उनको एक आलोचक कवि कहा जाता है कि जो मैथ्यू आर्नल्ड थे वो एक आलोचक कवि के रूप में भी माने गए। ही मोस्टली फिल्ड विथ इलेजिक स्पिरिट। उनकी जो कविताएं थी वो शोक की भावनाओं से प्रेरित रहती थी। इलेजिक स्पिरिट का मतलब होता है शोक की भावनाएं, शोक की भावनाओं से वो प्रेरित रहती थी। अर्थात वो जो कविता होती थी उसमें शोक की भावनाएं ज़्यादा संकलित रहती थी। इट इज सेड दैट मैथ्यू आर्नल्ड वाज a intellectual appeal. Matthew Arnold had an intellectual appeal. ये बताया जाता है कि मैथ्यू आर्नल्ड was also very intellectual. He does not regard about any thought, he does not regard about any matter easily. He research about these things and researching at that time he also says, he makes an appeal of his intellectuality. It is said that he was also an intellectual person, means intellectual means होता है he was a poetry of appeal to the head rather than the heart. मतलब कि वो कविताओं को हृदय से, ज़्यादातर हृदय की जो भावनाएं होती थी, अर्थात हृदय से आंतरिक भावनाओं के साथ जो अपील होती थी उसको वो मानते थे। वो ये नहीं मानते थे कि कविताओं को मैं लिख रहा हूँ, वो ये मानते थे कि जो कविता है उसका जो थीम है
वो आंतरिक भावनाओं से स्वतः अपने आप उद्धृत हो रहा है, अपने आप निकल रहा है। अर्थात ही हैड एन इंटेलेक्चुअल अपील, ही शोज इन हिज पोयम दैट दीज थिंग्स ऑफ द पोयम, दीज मैटर ऑफ द पोयम इज आल्सो एड्रेसिंग बाई हिज हर्ट। वे जो कविताओं की जो विषय वस्तु होती थी उसको मानते थे कि ये हमारी अंतरात्मा से स्वतः इट इज इटसेल्फ रेजिंग फ्रॉम हिज सोल, फ्रॉम हिज हर्ट। नैरेटिव क्वालिटी, इट इज सेड दैट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट मैथ्यू आर्नल्ड, narrative quality. I mean to say that it is said that narrative quality, his soul was full of narrative work. His soul was full of narrative thought, narrative service, means by writing the poem, by giving the thought of poem, he understands himself. A person should be a patriot of the country where he is living। कहने का तात्पर्य है कि वो जो नैरेटिव क्वालिटी जो उनके अंदर थी, और उससे उनकी अपील ये थी कि व्यक्ति को अपनी कविताओं, लेखों, निबंधों या जो भी किसी भी प्रकार के लेख हैं, हिंदी या अंग्रेजी की, वो उन लेखों के माध्यम से उसके देश की सर्विस, उसके देश की सेवा, उसके देश के प्रति जो समर्पण का भाव है, देश की सेवा का जो भाव है, वो उसमें शो होना चाहिए, उसमें निकलना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ही रोट ए स्टोरी, he wrote a story of Sohrab and Rustam. In this story, Sohrab and Rustam, Sohrab is son of Rustam and he is also a soldier of his country, and Sohrab was also selected later in the soldier of his country. Sohrab and Rustam fight against each other, against his father, and Rustam fights against his son Sohrab. So it is said that, it is considered that ये सोहराब एंड रुस्तम नाम की कहानी में मैथ्यू आर्नल्ड ने ये दर्शाया है कि देश के प्रति इन दोनों की जो विचारधाराएं थी वो देश के सेवा के प्रति थी, देश की सेवा की भावना इनके अंदर भरी हुई थी। ये लोग ये नहीं समझ रहे थे कि हम अपने पुत्र के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये नहीं समझ रहे थे कि हम अपने पिता के खिलाफ लड़ रहे थे, वे सोच रहे थे कि हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं। So narrative quality means the person should be a narrative thought person। एक क्या कहते हैं, देश के प्रति, अपने देश के प्रति उसकी विचार पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब the person should be a narrative thought person। एक व्यक्ति को अपने देश के प्रति सोचने के लिए अपने देश के प्रति सोचने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसी प्रकार से मैथ्यू आर्नल्ड के विषय में बताया जाता है, हिज थॉट वाज फुल ऑफ नैरेटिव क्वालिटी। उसके जो विचार थे वो क्या थे, देश की भावनाओं के गुणों से भरे हुए थे। अर्थात उसके जो विचार थे वो देश की भावनाओं के साथ, देश की भावनाओं से भरे हुए थे। इलेजिक पर्सन, इट इज सेड दैट he was also elegic person।
वो एक शोक गीत लिखने वाला व्यक्ति था। इलेजिक पर्सन होता है कि मतलब शोक गीत लिखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। वो एक शोक गीत लिखता है और उसकी जो भावनाएं थी, उसने जो भी कविताएं लिखा है उसमें शोक मतलब दुख की बातें ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं। इस कविता को ही थोड़ा सा हम लेना चाहेंगे, कविता को ही बताना चाहेंगे। ये जो डोबर बीच नाम की कविता है, ये डोबर बीच एक स्थान है, यह एक स्थान का नाम है। बीच ये समुद्र का किनारा है। बताना चाहेंगे आपको। कवि जो है उसके जो इलेजिक थॉट हैं वह उसकी कविता में स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। उसके जो इलेजिक थॉट हैं वो इस कविता में दिखाई पड़ते हैं। ये जो डोबर, यह एक स्थान है, डोबर स्थान का नाम है। और जो बीच है ये सी शोर है। अच्छा, थोड़ा सा हम इसके सारांश पर जाते हैं। डोबर बीच नाम की कविता, इट इज रिटेन बाय मैथ्यू आर्नल्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ्यू आर्नल्ड द्वारा लिखी गई है। यह भी एक शोक गीत है। कवि द पोएट इज स्टैंडिंग नियर द सी शोर। द पोएट इज स्टैंडिंग नियर द सी शोर। The waves of the sea. The waves of the sea is coming and flowing with its power. It is coming towards the seashore where the poet is standing. He was also alone there. वह वहाँ पर अकेला है। And he is making an appeal to his beloved. और वह अपनी प्रेमिका से एक अपील कर रहा है। वह शांत वातावरण मतलब कि शांत सागर के पास निर्जन स्थान में समुद्र तट के किनारे वो खड़ा हुआ है, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई चहल पहल, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ अट्रैक्टिव एटमॉस्फेयर, देयर इज नो काइंड ऑफ ए पर्सन देयर आर नो एनी काइंड ऑफ इंडिकेटिंग थिंग्स which is indicating to him to go there, to come here and to do this and do not do this. There is no. He is standing there alone. He is calling his wife and giving an inspiration to her to look him who is standing there alone, to look him by the window at the moonlight, in the moonlight at the time of the night. अतः जो कविता है डोबर बीच, वह भी एक शोक गीत के रूप में ही लिखी है, जहाँ पर कवि अकेले समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है। ए बहू, ये तू बंद बंद कह के का कह दे है, देखत है ए रवि, ये हमार सब बेकार हो गए। बंद पड़ा बा तू कजनी का देखत है। हाँ देख फर्दर आई वांट टू से अबाउट मैथ्यू आर्नल्ड Arnold. He was also attitude towards nature. Matthew was also Matthew's attitude towards nature means he was a nature poet. He has discussed about more things in nature. When he was standing there near the
seashore where where the God is only present, and in the view of his poetic thought, his poetic sight, he wants to meet his beloved, his wife, and the sea where he is standing, and the seashore where he is standing, it is a natural thing. It is also made by the God. Ocean, sky, rock, and water, and many kinds of things which are related to the nature. So he wrote many things about the natural things. So his attitude towards nature, अर्थात उसकी जो विचारधारा थी, उसकी जो शैली थी, उसकी लिखने के लेख की जो शैली थी, वो प्रकृति के प्रति या प्रकृति की तरफ ही थी. So it is regarded that the writer means to say that he wants to express about his thought, which thought was his thought was related to the nature. In the next view, he was reflective and lyrical. He was reflective and lyrical means he was a lyric and a splendor lyric also. His poems and lyrics was full of melancholy. His method of writing of the poem was melancholy. उसकी जो कविताएं थी, उसके जो लेख थे, वो melancholy होते थे. It was full of melancholy. वो शोक से भरे हुए, अर्थात उसमें शोक की भावनाएं जरूर निहित होती थी. इस प्रकार का मैथ्यू आर्नल्ड कवि था जो डोवर बीच लिखा है. डोवर बीच में भी ये बताया जाता है कि डोवर बीच नाम की जो उसकी कविता है, उसमें भी आपको निराशा ही दिखाई पड़ती है. उसमें भी वो व्यक्ति जो है, वो कवि जो है, वो कवि जो है, वो ईश्वर को साक्षात मान करके, प्रकृति को साक्षात मान करके, प्रकृति को प्रमाण मान करके, वो प्रकृतिवादी कविताओं को, जो शोक से परिपूर्ण हो, शोक भरी कविताओं को वो लिखता है. ही हैज इमेजिनरी पोएटिक थॉट. इट इज सेड दैट in the next view, in the next thought, in the next point, he was a imaginary person of poetic. वो कवि के कविता के प्रति उसकी जो काल्पनिक सोच थी, उस काल्पनिक सोच को, उसको पोएटिक इमेजरी कहा जाता था. मैथ्यू आर्नल्ड को पोएटिक इमेजरी पर्सन कहा जाता था. ही इज ए ग्रेट मास्टर ऑफ राइटिंग पोएट. ही वॉज कॉल्ड ऑल्सो ग्रेट मास्टर ऑफ द पोएट. ही वॉज also he was found of nature descriptions, means वह प्रकृति से संबंधित ही कविताओं को, प्रकृति से संबंधित कविताओं का ही वर्णन अक्सर करता था. इसलिए उसको उसकी जो पोएटिक इमेजरी है, उसकी जो कवित्व की भावना है, काल्पनिक जो विचार हैं, वो क्या है? ही वॉज ए ग्रेट मास्टर. He was a great master. He was a great master of the nature poet, nature thought. वह एक प्राकृतिक सोच वाला कवि था. He also described about the nature. His description was related to the nature. उसके जो वर्णन होते थे कविता से संबंधित या जो भी चीजें थी, उसमें जो वर्णन किया था, उसमें उसके प्राकृतिक विचारधाराएं, प्राकृतिक भाव जरूर दिखाई पड़ते थे, जरूर झलकते थे. अर्थात ये कहा जाता है कि मैथ्यू आर्नल्ड एक देशभक्त के साथ साथ देश की भावनाओं को, देशभक्त की भावनाओं को संकलित करने के साथ साथ एक प्राकृतिक विचारधाराओं वाला भी कवि कहा जाता है. अक्सर उसने जो है भावुक होकर के, उसने जो मेलॉन्कली पोएम्स लिखा है, उसने जो एलेजिक पोएम लिखा है, इससे ये जाहिर होता है कि कवि जो था, मैथ्यू आर्नल्ड जो था, वो एक ग्रेट लिपिक था, ग्रेट लिरिसिस्ट था, ग्रेट मास्टर ऑफ द पोएट था.
और वो क्या कहते हैं कि प्रकृति से संबंधित जो वस्तुएं थी उससे रिलेटेड वो कविताओं को लिखता था, और वो कविताएं अक्सर जो है निराशावादी कविताएं होती थी। अब इसके बाद हम आपको थोड़ा सा कविता के बारे में बताएंगे, वो कविता क्या है थोड़ा सा सुनिए। So I want to discuss in a nutshell about the poem Dover Beach। डोवर बीच, हम संक्षिप्त में डोवर बीच नामक जो कविता है चर्चा करना चाहेंगे। टू द पॉइंट। द सी इज वेरी calm and clean at Dover। The poet in the nutshell, the summary is of the poem Dover Beach। संक्षिप्त में डोवर बीच नाम की जो कविता है उसका थोड़ा सा मैंने उसकी सारांश को सूचीबद्ध किया है, थोड़ा सा देखिए। द सी इज वेरी calm and clean at Dover, where the poet is standing। The poet looks that, the poet found that the sea is very calm। समुद्र बहुत शांत है और उस डोवर के किनारे वो शांत होकर के बहुत स्पष्ट चमक रहा है, अर्थात चांदनी की रात रही होगी। समुद्र के किनारे कवि जो खड़ा हुआ है, समुद्र के किनारे उसको चांदनी का जो प्रकाश है समुद्र के शांत होने की वजह से बहुत साफ दिखाई पड़ता है। द नाइट ग्लिम्स आर शाइनिंग इन द इंग्लैंड। वो उस फ्रांस अर्थात उस इंग्लैंड में, उस फ्रांस में जहाँ पर वो कवि खड़ा हुआ है, जहाँ पर वो कवि है इस समय। द नाइट ग्लिम्स, जो रात के कीट पतंगे हैं, वो उस डोवर किनारे मतलब समुद्र तट के किनारे वो कीट पतंगे या जो कीड़े मकोड़े हैं या जो चांदनी के प्रकाश में समुद्र के लहरों के साथ उड़ रहे हैं, समुद्र के लहरों के साथ उठक बैठ रहे हैं, मतलब कि उसमें इधर उधर जो है भिनभिना रहे हैं, इधर उधर, वो बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। इट ब्रिंग्स नॉट सैडनेस, कभी वहाँ चूँकि वो बहुत उदास तो है, लेकिन इन सब वातावरण को देख करके कवि के जो अंदर उदासी के जो भाव थे वो अब नहीं झलक रहे हैं। का तात्पर्य है कि कवि वहाँ रह करके अपने उदास भरे जीवन को भूल जाता है, अर्थात इट ब्रिंग्स नॉट सैडनेस, इन वातावरण को देख करके, इस खुश मिजाज वातावरण को देख करके उसके अंदर जो उदासी थी वो नहीं आ रही है, झलक नहीं रही है। द नाइट wind appears, the night wind appears pleasant। I am sorry, the night wind appears pleasant, मतलब कि जो रात की हवाएं हैं समुद्र के तट पर जहाँ पर कवि खड़ा हुआ है, वहाँ पर जो रात की हवाएं हैं, उन रात की हवाओं से कवि जो है बहुत आनंदित हो रहा है, अर्थात वहाँ का जो मौसम है, वातावरण है, वो अति सुहावना हो गया है। इट टाइड इज स्ट्राइकिंग अगेन एंड अगेन, वो देख रहा है क्यों खुशी है वो, क्यों उसके अंदर उदासी नहीं है, क्यों वो बहुत प्रसन्न है। इट द टाइड इज स्ट्राइकिंग अगेन एंड अगेन, जो उसमें क्या कहते हैं कि जो समुद्र में ज्वार उठ रहा है, जो लहरों की तेज उड़ाने हैं, जो लहरें ऊपर और नीचे उड़ रही हैं, वो बार बार समुद्र के किनारे आकर के टकरा रही हैं, इससे जो है कवि के अंदर उदासी की जो भावनाएं हैं वो अब्सेंट हो गई हैं, मतलब कि वो दूर हो गई हैं। द वेव्स राइज एंड स्ट्राइक, ये देखता है कवि वहाँ पर कि जो वेव, जो लहरें हैं, समुद्र की जो लहरें हैं वो बहुत तेजी से उठ रही हैं, राइज एंड स्ट्राइक, और उठने के पश्चात वो आ करके नदी के अंतरी समुद्र के किनारों से बार बार टकरा रही हैं, अर्थात द म्यूजिक, अर्थात साउंड ऑफ द वेव्स, नदी के किनारों की जो आवाज है, अर्थात वो संगीत की जो लहरें हैं, अर्थात संगीत की लहरें तो होती नहीं हैं, लेकिन समुद्र की लहरों में जो उफान हो रहा है, समुद्र की जो लहरें इधर से उधर हो रही हैं, उन लहरों से कवि जो है, उन लहरों को देख करके कवि के मन में उदासी का भाव आ रहा है। कविता को जो है हम नेक्स्ट विजिट पर आई शैल डिस्कस ऑन द पोएम विथ ए गुड एक्सप्लेन ऑन द नेक्स्ट टुमारो।